बीएसएनएल ऑफिस में बाबू के पद पर कार्यरत गोविंद की पहली पत्नी आनंदी की मृत्यु हो चुकी थी। आनंदी की मृत्यु के 3 माह पश्चात ही गोविंद ने दूजा ब्याह रचा लिया। गोविंद की भी मजबूरी थी दूजा ब्याह रचाना, 3 बच्चों को संभालना अकेले गोविंद के बस की बात न थी, क्योंकि गोविंद के घर में और कोई था ही नहीं। माता पिता को 4 साल से अधिक हो चुके हैं स्वर्ग सिधारे। खैर, गोविंद की दूसरी बीवी चंदा आ गई थी। गोविंद की दूसरी शादी क्या हुई, लोगों को आपस में बतियाने का एक और विषय मिल गया। गोविंद के ऑफिस में एक ने कहा, देखा गोविंद को, आनंदी भाभी की डेथ हुई अभी 4 महीने भी नहीं हुए होंगे कि श्रीमान जी ने दूजा ब्याह रचा लिया। दूसरे ने कहा, शादी करने में इनकी जल्दी देखकर तो लगता है कि जैसे जनाब इंतजार ही कर रहे थे कि पहले वाली कब लुढ़के और कब ये दूसरी लेकर आए। तभी एक बुजुर्ग क्लर्क ने मानो अंदर की बात खोलते हुए कहा, अरे भैया, पहले वाली तो इनसे वैसे भी तंग आ चुकी थी। रोज देर गई रात में घर लौटना, न घर द्वार का ख्याल न कोई जिम्मेदारी। वह बेचारी तो घर की चक्की में ही पिसकर खत्म हो गई। एक ने बात बढ़ाई, बस इन्होंने तो बीवी को बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रखा था। देखा नहीं, 8 बरस में उसे 3 बच्चों की अम्मा बना दिया। हमने तो यहाँ तक सुना है कि वह जब मरी उस समय भी वह पेट से थी। जितने मुंह उतनी बातें। गोविंद बाबू और उनकी नई पत्नी चंदा के जोड़े पर हर एक का अपना टेढ़ा नजरिया था। तभी पड़ोस के गांव वाले राम भरोसे ने भी अपने मन की भड़ास निकालते हुए कहा, अरे, जिसे ब्याह कर लाए हैं वो कौन सी ससुरी सती सावित्री है, हमारे ही गांव की तो है। उसके लक्षण भला कौन नहीं जानता। अच्छा हुआ जो भाग्य से गोविंद के जैसा दूसरी बार घोड़ी चढ़ने वाला दूल्हा उसे मिल गया, वरना को कौन ब्याह रचाता ऐसी औरत से। केसर बाबू बोले, अरे भैया, हमें तो गोविंद का जीवन अब खतरे में ही लगता है। अब तुम ही सोचो, पहली पत्नी आनंदी से गोविंद के 3 बच्चे हैं, और यदि अभी भी इन्होंने यही रफ्तार जारी रखी तो प्यारे भाई, बुढ़ापे के पहले ही गोविंद बाबू की कमर टेढ़ी हो जाएगी। चुन्नीलाल जी भी अपनी आशंका प्रकट करते हुए कहने लगे, हमें तो डर लगता है कि सौतेली महतारी के साथ इन मासूम बच्चों की पटरी किस तरह बैठेगी। लोगों की इन टेढ़ी मेढ़ी बातों का गोविंद और चंदा पर क्या और कितना असर होता था, यह जानना तो कठिन था, परंतु यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इन दिनों गोविंद में काफी बदलाव आ गया था। अब वह दफ्तर से सीधे घर आ जाया करता था। पहले की तरह उसने बात बात पर बच्चों को झिड़कना बंद कर दिया था, बल्कि इसके उल्टे दफ्तर से लौटते वक्त शाम को वह उनके लिए कुछ न कुछ खाने पीने की चीजें साथ ले आता। बच्चों के लिए हर शाम कुछ न कुछ लाने का कार्यक्रम जब लंबी अवधि पकड़ने लगा तो चंदा से रहा न गया। एक दिन उसने गोविंद बाबू से कह ही दिया, मैं तो कहूँ बाजार से यह सब रोज लाने की बजाय तुम मुझसे बता दिया करो कि क्या खाना है, मैं खुद बना दिया करूँगी। अब तुम ही कहो, आज जो तुम लाए हो वह पाव भर बर्फी 10 रुपए की तो होगी ही, और मैं कहूँ इसी 10 रुपए में घर में कोई ऐसा पकवान बन सकता था जिसे पूरा घर भरपेट खाता। गोविंद बाबू तो यही सोचते थे कि चंदा तो गांव की लड़की है, उसे शहर की बर्फी रबड़ी जलेबी की चाह रहती होगी। आज उन्होंने उसका जवाब सुना तो तबीयत झक रह गई। गोविंद ने चंदा की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम ठीक कहती हो चंदा रानी, इतना तो हमने सोचा ही नहीं। अच्छा, तो कल रविवार है,
सुबह के नाश्ते में कल आलू के पकोड़े और सूजी का हलवा हो जाए। बहुत दिनों से बच्चों ने भी घर का बना ऐसा कुछ नहीं खाया है, सो हम सब कल डट कर आलू के पकोड़े और सूजी के हलवे के चटकारे लेंगे। आलू के पकोड़े और सूजी के हलवे की बात सुनकर बच्चों की जीभ में पानी आ गया। गोविंद का बड़ा बेटा गोपी बोला, पर पापा, नई मम्मी से हमारी मम्मी जैसा सूजी का हलवा और चटपटे आलू के पकोड़े कैसे बनेंगे भला? चंदा ने नटखट गोपी को अपने पास खींचते हुए कहा, गोपी बेटा, नई मम्मी हो या पुरानी मम्मी, सभी एक जैसा सूजी का हलवा और स्वादिष्ट आलू के पकोड़े बनाती हैं। हलवे का क्या है, घी में सूजी भूनो, शक्कर और पानी मिलाओ और ऊपर से मेवा डाल दो, बस गोपी के लिए सूजी का स्वादिष्ट हलवा तैयार। है ना कितना आसान? छोटे वाला माधव बोला। और मम्मी, आलू के पकोड़े? अरे उसमें क्या है मेरे माधव लल्ला, आलू उबालो, उसकी पिट्ठी बनाओ, बढ़िया सा नमक मिर्च मसाला मिलाओ, गोल गोल गोले बनाओ, बेसन के घोल में लपेटकर गरम तेल में तल लो, हो गए मेरे माधव के लिए पकोड़े तैयार। अगले दिन सुबह सबने जमकर नाश्ता किया। चंदा ने बहुत ही स्वादिष्ट आलू के पकोड़े और सूजी का हलवा बनाया था। चंदा ने आकर इस घर को कुछ इस तरह संभाला था कि बच्चों को उसने कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि उनके ऊपर से कभी मातृत्व का साया भी उठा था। चंदा मातृत्व की पूरी ममता उन पर उड़ेल देती। बच्चों की देखभाल, घर का सारा कामकाज और उसके बाद गोविंद की जरूरतों का ध्यान रखते हुए वह सीमित आमदनी में गृहस्थी चला रही थी। आज 8 महीने हो गए थे चंदा को इस घर में आए हुए, और उसने घर को कुछ इस तरह संभाला था कि ऐसा लगता ही न था कि इस घर में साल भर पहले कोई तूफान गुजरा था। इन सब के बावजूद भी पास पड़ोस के लोगों की नज़र में वह माँ नहीं थी, वह सौतेली माँ थी। दबी जुबान से स्त्रियां कहा करती, यह सब तो 4 दिन के चोंचले हैं, अभी सौत के बच्चों को बेटा बेटा करती है, खुद का एकाध पैदा हो जाने दो, फिर देखना यह माया ममता दूर हो जाएगी, तुम देखना, इन्हें पूछेगी भी नहीं। चंदा ऐसी बातों को सुनकर अनसुना कर देती थी। दुख तो उसे बहुत होता था, परंतु वह भी आखिर किस किस का मुंह बंद करती। और फिर समय इसी तरह कटता रहा। दिन से हफ्ते, हफ्तों से महीने, और महीने बढ़ते बढ़ते साल पर उतर गए। चंदा की दिनचर्या बिना किसी बदलाव के वैसी ही चलती रही। बस एक ही बात जो चंदा की बजाय लोगों को खटकने लगी थी, वह यह थी कि इन 10 वर्षों के बाद भी चंदा की गोद हरी नहीं हो पाई थी। कैसे होते हैं ये लोग? जब चंदा इस घर में ब्याह कर आई थी तब भी लोगों के ताने बाने थे। जब वह गोविंद और बच्चों के साथ गृहस्थी में घुल मिल गई तो सुनने को मिला कि इसका व्यवहार एक दिखावा है। जब इसके बच्चे होंगे तब यह इन बच्चों की दुर्दशा कर देगी, और अब जब उसके बच्चे नहीं हुए तो भी लोगों ने उसे नहीं बख्शा। एक दिन कस्तूरी काकी कहने लगी कि गोविंद के भाग्य में यह जन्मजली बांझी लिखी थी। बात तो उन्होंने बड़ी दबी जुबान में कही थी, पर वह चंदा के कान तक पहुंच ही गई। उसने सुना तो न जाने कैसे आंखों के कोर से 2 बड़ी बड़ी बूंदें टपक गई। किसी औरत की गीली आंखों में
छलाकाई इबारत को पढ़ना कोई सहज बात नहीं है। जिस विकसित मातृत्व की छांव में तीन तीन बच्चे पल रहे हो, उसी को बांझ कहना कितना उचित होगा। क्या बांझ की परिभाषा किसी स्त्री द्वारा प्रसव वेदना सहकर संतान उत्पत्ति करने भर से जुड़ी है? चंदा, जिसने अपने मातृत्व को इन बच्चों के साथ पूरे तौर पर जोड़ लिया है, उसे बांझ कहना कहीं मातृत्व का अपमान तो नहीं हो जाएगा? पर कतरनी सी जुबान चलाने वाली कस्तूरी काकी जैसी स्त्रियों के पास इतना सब सोचने का समय कहाँ है? फिर एक बात और भी तो है, बांझ तो उसे कहा जाता है जिसमें प्रजनन क्षमता ही न हो। जहाँ तक चंदा का प्रश्न है, उसने तो सोच समझकर बांझपन ओढ़ रखा था। उसे लगा था कि इन बच्चों की परवरिश में कोई कमी न रहे। वे बच्चे जिनकी माँ बनने का दायित्व इस घर की दहलीज में कदम रखते ही उसे मिला था। कोई यह न कह सके कि स्वयं के बच्चे हो जाने के बाद चंदा ने सोच के उन बच्चों को तिरस्कृत करना शुरू कर दिया जिन पर कभी वह जान छिड़कती थी। इसी ऊहा-पोह में एक दिन उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अपनी कोई संतान नहीं होने देगी। पिछली बार जब वह अपनी माँ को देखने मायके गई तो वहाँ कुछ ज़्यादा ही रुक गई। उस बार लौटने पर गोविंद बाबू चंदा पर बहुत बिगड़े थे। कहने लगे, तुम्हें मायके पहुंचकर यहाँ का ख्याल ही नहीं रहता। तुम इन बच्चों को भी भूल जाती हो। और अपनी नम हो रही आंखों को छिपाते हुए चंदा ने सकचाते हुए बताया, इस बार बच्चों की खातिर ही देर हो गई। तुम भरोसा रखो जी, अब मैं सारा जीवन बच्चों की जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा सकूंगी। भावावेश में वह कह गई, अब मैं कस्तूरी काकी की बांझ नहीं हूँ, बल्कि अपने पूरे 3 बच्चों की माँ हूँ। गोविंद बाबू चंदा को एकटक देखे जा रहे थे। उन्हें लगा जैसे चंदा उनकी दूसरी औरत नहीं है, बल्कि वह उनकी पहली पत्नी आनंदी का ही प्रतिरूप है। वे केवल इतना ही कह पाए, भला ऐसी क्या जल्दी थी चंदा तुम्हें? कम से कम इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले, बच्चे बंद होने का ऑपरेशन करवाने से पहले मुझसे तो पूछा होता। क्या पूछती जी आपसे? मैंने तो अपने तीनों बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया है। दोस्तों, हर बार सौतेली माँ खराब नहीं होती है। दोस्तों, क्या चंदा ने ऐसा कदम उठाकर सही किया? कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें। राधे राधे प्यारे दोस्तों।